गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा 27वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, एक्सप्लेन हाउ सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल फाउंड टू बी मैक्सिमम इन द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मान लो हमने खेतों में कुछ पेस्टिसाइड्स छिड़के, तो वो पेस्टिसाइड्स हमने किस लेवल पर डाले थे बेटा? प्रोड्यूसर लेवल पर डाले थे। फिर हमारी काव ने उसको खाया, घास को खाया, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स को ईट किया। तो प्लांट्स के बाद काव की बॉडी के अंदर वो केमिकल्स चले गए। फिर काव से हमने क्या लिया? मिल्क लिया बेटा। तो जो भी केमिकल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर कर गए। तो इसी तरीके से ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं। फूड चेन और भी लंबी हो सकती है। तो वो कह रहा है व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल फाउंड टू बी मैक्सिमम इन ह्यूमन बीइंग। कौन से प्रोसेस की वजह से? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो टॉप लेवल पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो वो ह्यूमन बीइंग में ही क्यों एक्यूमुलेट होते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो टॉप लेवल पर आता है। ह्यूमन बीइंग कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आता है? टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पर आता है। इसलिए हर केमिकल प्रोड्यूसर लेवल से शुरुआत होके, अब और एग्जांपल ये भी हो सकता है, मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स में हमने पानी में डाला, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद उनको कौन ईट करेगा? जू प्लैंक्टन्स ईट करेंगे। जू के बाद स्मॉल फिशेस के बाद लार्ज फिशेस। तो इस तरीके से करके लास्टली जब फिशेस को कौन खाएगा? ह्यूमन बीइंग। तो वो लास्टली ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to magnetic field of a horseshoe magnet। ये एक पिक्चर दिखा रखी है एनसीईआरटी में भी। The conductor gets displaced towards left when a current is passed through। जो कंडक्टर है, जो स्ट्रेट कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा जब हम उसमें से करंट पास करेंगे। हॉर्सशू शेप मैग्नेट में से परपेंडिकुलर की जो वो है मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करंट थ्रू इट इज इंक्रीज्ड। अगर हम इससे करंट इंक्रीज कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स है, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम, हॉर्स शू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट। अगर हम जो ऑलरेडी मैग्नेट है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगा देंगे, तो जो फोर्स की कंडक्टर के अंदर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को वहाँ पर अप्लाई कर रहा है। थर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज़ रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड हो जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वो बोल रहा है, नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इसके बाद इसके और में एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल current carrying straight conductor passing through a horizontal cardboard, mark the direction of current and magnetic field। आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? मैक्सवेल राइट हैंड रूल शो करके दिखाना है और डायग्राम शो करके दिखाना है। उस डायग्राम में बेटा करंट की डायरेक्शन दिखानी है वायर के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जो उस स्ट्रेट कंडक्टर है उसके चारों तरफ, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है आपको वो दिखानी है। ओके, उसके बाद आप क्या बताएंगे? नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका नाम और स्टेट करना है वो रूल। मैक्सवेल राइट हैंड रूल के बारे में यहाँ पर आप बताइएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन,
ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस, स्टेट द फंक्शन फॉर ईच ऑफ इट्स पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा बाईफोकल लेंस। अब हमें पता है कि आइज़ के डिफेक्ट होते हैं, आइज़ के 3 डिफेक्ट होते हैं, मोस्टली 3 ही होते हैं, और भी होते हैं वैसे 5 होते हैं वैसे तो। क्या क्या? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटारेक्ट एंड एस्टिगमेटिज्म। फिफ्थ का नाम क्या है बेटा? एस्टिगमेटिज्म, जिसमें पेशेंट को प्लस साइन अपीयर नहीं होता। हाँ जी, अब यहाँ पर करेंगे बाईफोकल लेंस का यूज़ किस में करते हैं। तो बाईफोकल लेंस का मतलब है बेटा कि वो डिफेक्ट होगा जिसमें ना तो पेशेंट को पास का दिखता है और ना ही डिफेक्टिव पर्सन के लिए को दूर का दिखता है। तो बाईफोकल लेंस नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसा लेंस जिसमें कनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस भी हो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कन्वेक्स लेंस है बेटा वो तो नीचे लगाते हैं, और जो कनकेव लेंस है वो कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये इसका होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो कनकेव का क्या यूजेज है? उसने बोला स्टेट फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। कनकेव का फंक्शन क्या? कनकेव किस में लगाते हैं हम? मायोपिया में। और मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। मतलब इस डिफेक्ट में कहाँ का दिखता है? पास का दिखता है। तो कहाँ का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता। तो दूर का नहीं दिखता, तो दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते? कनकेव। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस कब लगाते हैं? हाइपरमेट्रोपिया के केस में। इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता पास का नहीं। मतलब ये जो हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट होगा ये न्यूज़पेपर की रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस। बट जब ओल्ड एज में, ठीक है, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होगी तो प्रेस बायोपिया होगा कि दोनों ही, वो पास का भी नहीं देख पा रहा है और दूर का भी नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मतलब कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे। ओके, पूरा एक्सप्लेन करना है इसको। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है, मतलब h है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस के लिए -20 सेंटीमीटर। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो ये भी हम माइनस में लेंगे। तो वो कह रहा है इमेज डिस्टेंस निकालो, मतलब v निकालो, और क्या कह रहा है? m निकालो, मैग्नीफिकेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से हम v की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास f गिवन है और u गिवन है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -9.47 सेंटीमीटर। अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू ऑलरेडी 20 दे रखी थी, तो v की वैल्यू जो आई है 9.47 अपॉन कितनी आई है? 20 वैल्यू आई है उसकी। ठीक है, तो इससे मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.47 हमारे पास क्या आ जाएगी? मैग्नीफिकेशन। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कंपेयर द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय अ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में कौन सी कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी, जो कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। जब रियल होगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, और जब वर्चुअल होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी बेटा? पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कन्वेक्स लेंस, और वाला क्वेश्चन है ये। अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म, कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज भी फॉर्म कर सकता है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी और मैग्नीफाइड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ द केसेस। मतलब हम यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट को पोजीशन दे के बताएंगे। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखेंगे तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिस्ड होगी। बट जब हमने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा तो रियल हुई, इन्वर्टेड हुई, और क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। बट जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे
तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी। और बेटा इसके साथ डायग्राम भी शो करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट। ठीक है, तो वो कह रहा है एक्टिविटी से एक्सप्लेन करके दिखाओ कि सलाइवा हमारे खाने पर कैसे एक्ट करती है। तो इसके लिए हम स्टार्च लेंगे, स्टार्च आटे वगैरह में हो सकता है, पोटैटो में हो सकता है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सलाइवा लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। बेटा इसके लिए हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ए और दूसरी बी। दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, स्टार्च डाला। ओके, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, स्टार्च डाला। एक टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा डाला। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा नहीं डाला। जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा नहीं डाला तो क्या हुआ, देखो फिर हमने कुछ देर बाद, क्योंकि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। तो जहां पर सलाइवरी एमाइलेज होगा, क्योंकि इसी में सलाइवा डाला था, तो वो तो जो स्टार्च उसको कन्वर्ट कर देगी किस में, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। बट बी वाले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बी वाले में स्टार्च का स्टार्च ही रहा और ए वाले में स्टार्च नहीं रहा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब हम तीसरी चीज डालेंगे आयोडीन, ताकि हमें सलाइवा का एक्शन पता चल जाए। आयोडीन को डाला दोनों में, आयोडीन को किस में डालेंगे, दोनों में ही आयोडीन को डालेंगे। आयोडीन ए में डाला तो कोई आयोडीन का इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ। बट जब बी में हमने आयोडीन डाला, क्योंकि बी में स्टार्च एज इट इज है, तो जब स्टार्च पर आयोडीन डालते तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। इससे एक्टिविटी से ये इंडिकेट होता है कि जो सलाइवा है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि ग्लूकोज को, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इज द बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बाइल जूस क्या करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड इनटू ग्लाइसरोल। फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड इनटू ग्लाइसरोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर देन लिटमस सॉल्यूशन। बेटा जो लिटमस सॉल्यूशन है वो भी इंडिकेटर है, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर और इसमें क्या डिफरेंस है। लिटमस सॉल्यूशन आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि ये जो सब्सटेंस एसिडिक है तो ये कितनी ज़्यादा एसिडिक है, और बेसिक है ये तो कितनी ज़्यादा बेसिक है, उसकी बेसिसिटी की रेंज और एसिडिटी की भी रेंज। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मच वाइडर रेंज ऑफ द पीएच, ये ज़्यादा पीएच की रेंज में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट टू फीचर ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के दो फीचर बताओ, एक तो उसकी रेंज के बारे में बता देंगे कि इसकी रेंज होती 0 to 14, दूसरा उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। जो बेसिक होगा वो ब्लू कलर का होगा, जो ग्रीन इश होगा वो न्यूट्रल के आसपास होगा, और जो रेड कलर के आसपास होगा वो एसिडिक होगा। हाँ जी, अब उसके बाद सेक्शन पार्ट सी आ गया 32 क्वेश्चन का, वाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू अ कंसनट्रेटेड एसिड। अब हमें ये बात कैसे याद रखनी कि हमें पानी में एसिड मिलाना चाहिए या एसिड में पानी। तो बेटा जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हमेशा नींबू को कहाँ डालते हैं, पानी में डालते हैं ना। तो ये आप हमेशा याद रखोगे कि नींबू को किस में निचोड़ते, पानी में। तो हमें हमेशा पानी में क्या ऐड करना चाहिए, एसिड ऐड करना चाहिए। तो वो कह रहा है व्हाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू द एसिड, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, वो स्प्लैश आउट कर जाएगा और वो टेस्ट ट्यूब को भी क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेंगे ए बी प्लस सी डी, ठीक है। एक तो ये और एक ए प्लस सी डी, ये।
तो एक तो जब ए ज़्यादा रिएक्टिव हो तो ये आएगा, धक्का मारेगा और हटा देगा इसको, और क्या बन जाएगा, खुद AD बन जाएगा प्लस C रह जाएगा। मान लो एक बेंच पर एक बच्चा बैठा है और एक बेंच पर 2 बच्चे बैठे हैं, 2 में से एक कमज़ोर बच्चा है, तो ताकतवर बच्चा आएगा और उसको धकेलेगा कि चल साइड हो जा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पर होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बेंच पर 2 बच्चे बैठे हैं, इस बेंच पर भी 2 बच्चे बैठे हैं, ये यहाँ पर आना चाहता है और ये यहाँ पर आना चाहता है, ये हो गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पर हो गया एक्सचेंज, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, बट ऐसी रिएक्शन का नाम बताओ जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, बेस साथ में एसिड, तो क्या बनाएगा, सोल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है भाई, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, यहाँ H चला गया और यहाँ Na चला गया, तो NaCl बन गया। इसके साथ साथ ये न्यूट्रलाइजेशन भी है। अब यहाँ पर कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही हो, साथ में प्रेसिपिटेशन भी हो। तो यहाँ के लिए हम देखेंगे कि BaCl टू बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, बट साथ में प्रेसिपिटेशन भी है, क्योंकि बेरियम सल्फेट के क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट। और ये रिएक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आती है। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड अलग रह जाएगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन C कंप्लीट होता है, जो कि 3 मार्क्स का आता है। ओके, उसके बाद बेटा हमारे जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें एक MCQ में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था, तो दोबारा से क्लियर कर लीजिएगा। हम सब स्कूल में भी पढ़ाते हैं और हमें पता भी है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो ऐड किया जाता है मिल्क के अंदर, ताकि उसकी कर्डलिंग जो है वो डिले हो जाए, बट यहाँ पर ऑप्शन 2 आ गई। तो जब ये दोनों ऑप्शन होंगे तो बेकिंग सोडा की बजाय हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक दैन बेकिंग सोडा। अब बहुत सारे बच्चे, मैम ये ड्रिंक नहीं कर सकते ये वाला, बेटा बेकिंग सोडा वाला मिल्क भी हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वो तो मिल्क मैन अपने बेनिफिट के लिए, ताकि उसका दूध खराब ना हो, वो ऐड करता है, अदरवाइज ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और फिर यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं मिल्कमैन भी नहीं दे रखा, सिर्फ वो ये पूछना चाहता है कि आपके पास जो फ्रेश मिल्क है आप उसकी कर्डलिंग को डिले करना चाहते हैं, तो आप तो 2 ऑप्शन के हिसाब से चूज करोगे ना। अगर यहाँ पर कॉस्टिक सोडा नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पर कॉस्टिक सोडा नहीं होता तो आंसर होगा बेकिंग सोडा। ओके, बट अगर यहाँ पर कॉस्टिक सोडा प्रेजेंट है बेटा तो आंसर बेकिंग सोडा नहीं होगा। थैंक यू जिन बच्चों ने इतने ध्यान से वीडियो देखी और उनको लगा कि 4th क्वेश्चन गलत है और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।